गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का एक थ्योरी सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग आवास के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य के आवास क्या होते हैं, जानवरों के आवास क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि आप पर्यावरण अध्ययन के नोट्स खरीदना चाहते हैं जिसके अंदर पूरा कंटेंट अवेलेबल है, पेडागोजी भी साथ में इसके रहेगी, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। इसके अंदर साइंस, करंट अफेयर सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। तो यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8770803840। इस पर जाकर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अभी ये सीरीज़ अवेलेबल है 300 रुपीज़ में, आप इसे खरीद सकते हैं। इसकी अभी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। और यदि इसी तरीके से आप बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की सीरीज़ को भी बाय करना चाहते हैं तो क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है 150 रुपीज़ में। और यदि आप इसके नोट्स बाय करना चाहते हैं, सिर्फ यदि आपको नोट्स बाय करना है तो नोट्स भी अवेलेबल है। नोट्स का प्राइस है 150 रुपीज़। तो दोनों ही चीज़ें यदि आप बाय करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखो, आवास क्या होता है ये हमें देखना है, और साथ ही एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें आवास से रिलेटेड दी हुई है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आवास की बात करें, सजीव जिस परिवेश में रहता है उसे उस सजीव का आवास कहा जाता है। जैसे एक मेंढक का आवास तालाब होता है, कोई पेड़ किसी बंदर का आवास हो सकता है। तो सभी अपने अपने आवास के हिसाब से रहते हैं। आवास के प्रकार दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्थलीय आवास हम लोग यहाँ पर बोलें, और एक होता है जलीय आवास। जमीन पर उपस्थित आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। स्थलीय आवास कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वन, घास स्थल, तटीय आवास, पर्वत, मरुस्थल आदि। जलीय आवास की बात करें तो जल में उपस्थित आवास जलीय आवास यहाँ पर कहलाएगा। समुद्र, नदी, तालाब आदि जलीय आवास यहाँ पर कहलाते हैं। अगर आवास के घटक की हम लोग यदि बात करें, थोड़ा बहुत यदि हम लोग इसका थ्योरी देखें तो दो प्रमुख घटक होते हैं। एक तो होता है हमारा जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक में सारे सजीव आ जाएंगे जो निवास करते हैं, और अजैविक घटक में जो सजीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी पदार्थ उचित परिस्थिति से मिलती है, उन्हें सारे अजैव घटक के रूप में माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें कि पौधे को खड़ा रहने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, और मिट्टी से ही उन्हें जल और ज़रूरी खनिज लवण प्राप्त होते हैं। फिर हम लोग यदि बात करें अनुकूलन की, तो जीवों के वैसे लक्षण जो उन्हें खास माहौल में भी जिंदा रहने में सक्षम बनाते हैं, अनुकूलन यहाँ पर कहलाता है। किसी भी जीव में किसी विशेष अनुकूलन के विकसित होने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। जिन जीवों में उचित अनुकूलन विकसित होता है वे बदले हुए परिवेश में जिंदा बच जाते हैं, लेकिन अन्य जीव नहीं बच पाते हैं। साधारण सी बात है कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, तो हम लोग इसी आवास में रह सकते हैं। यदि हम लोग एकदम से बहुत ठंडे इलाके में रहने लगे तो हमारा सरवाइव करना, हमारा वहाँ पर जीवित रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है अनुकूलन से संबंधित। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे। मरुस्थल के अनुकूलन की यदि हम लोग बात करें तो मरुस्थल के अनुकूलन के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे कि ऊँट कैसे अनुकूलन करता है मरुस्थल के अंदर, तो ऊँट के गद्देदार पैर इसे रेत में चलने में मदद करते हैं, तो ये ऊँट का अनुकूलन हो गया। ऊँट की पलकें लंबी होती हैं जिसके कारण ऊँट की आंखों में रेत नहीं जा पाती है। तीसरा है, ऊँट एक ही बार में ढेर सारा पानी पी जाता है। इसके बाद बिना पानी पिए भी वो बहुत सारे समय तक, कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि आपको पता है पानी की कमी होती है और लंबे लंबे समय तक उन्हें चलना भी पड़ता है रेत में, और पानी अवेलेबल हर जगह नहीं होता है, तो इनके पास एक स्टोरेज रहता है। ऊँट में मूत्र विसर्जन बहुत कम होता है और इसका गोबर भी काफ़ी ज़्यादा शुष्क होता है, जिसकी वजह से इसको जल संरक्षण करने में मदद मिलती है। ऊँट के लंबे पैरों के कारण इसका शरीर जो है गर्म रेत से काफ़ी दूर रहता है, तो ऊँट का शरीर उसके जगह के अनुकूल है। इसी तरीके से यहाँ पर अनुकूलन बताया गया कि जो जीव जहाँ पर रहता है उसका शरीर उसी के अनुकूलित बना दिया जाता है, भगवान के द्वारा बना दिया जाता है। उनकी शारीरिक स्ट्रक्चर जो होती है उसी प्रकार की होती है। अब हमने जानवरों की बात कर ली, हम लोग पौधों की बात कर लेते हैं। मरुस्थलीय पादपों की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती है, ताकि बहुत गहराई से वो जल निकालकर अपना जीवन यापन कर सके। इसमें से कुछ पादपों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन, जो वाष्प का उत्सर्जन होता है वो काफ़ी कम होता है, और जल संरक्षण करने में इन्हें यहाँ पर मदद मिलती है। अगला पॉइंट है, कुछ पौधों के तने रूपांतरित होकर पत्ती जैसी संरचना बनाते हैं। ऐसे तने स्पंज की तरह फूले होते हैं और इन पर मोम की परत चढ़ी होती है। स्पंज जैसी परत में पानी जमा रहता है। मोम की परत से वाष्पीकरण की रोकथाम हो जाती है। क्या बोला गया है यहाँ पर, कुछ तने, जैसे कि अभी हम लोग पौधों की बात करें तो तने क्या होते हैं, अब रूपांतरित होकर पत्ती जैसी संरचना बना लेते हैं। ये तने स्पंज की तरह फूले हुए रहते हैं और मोम की परत रहती है जिसमें क्या रहता है, पानी जमा रहता है, और मोम की परत से वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, तो वही वापस से जल संरक्षण का काम पौधे कर लेते हैं। कम पानी में भी सर्वाइव ये कर लेते हैं। अब बात हो गई मरुस्थल की या पर्वतीय आवास की, हम लोग बात कर लेते हैं।
पर्वतीय आवास अक्सर ठंडे होते हैं और यहाँ जाड़े में भी बर्फ गिरती है। पर्वतीय आवास के पेड़ शंकु के आकार के होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, वहाँ पर पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा कटीली और शंक्वाकार शेप के पेड़ होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का आप टेम्परेचर भी देखो, ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं इसके। जैसे कि इन पेड़ों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। सुई के आकार के कारण इन पत्तियों पर बर्फ नहीं टिक पाती है और बर्फ नीचे गिर जाती है, ताकि ये आसानी से अच्छे से उस मौसम के अनुकूलित हो पाए। पर्वतीय आवास में रहने वाले जंतुओं की यदि बात करें, तो इनके शरीर पर घनी घनी रोएं पाई जाती है, बाल पाए जाते हैं। इनमें जाड़ों में भी इनका शरीर गर्म बना हुआ रहता है। इन जंतुओं के शरीर में चर्बी की एक मोटी परत रहती है जो जाड़ों से बचाव करती है। पहाड़ी बकरे से खूर बहुत मजबूत होते हैं। इनके जो खूर होते हैं, पेड़ के जो खुर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिनकी सहायता से ये तीखी ढलान पर भी आसानी से दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही बताया गया है कि हर एनिमल जो जानवर है उसका शरीर उसी के अनुकूलित होता है जिस परिस्थिति में वह निवास करता है। अब घास स्थल की बात करें, घास स्थल और जंगल में बहुत सारे जंतु रहते हैं। ऐसे आवास में जलवायु गर्म होती है और प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध रहता है। लेकिन सघन आबादी के कारण ऐसे आवास में भोजन और अन्य संसाधन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। ये इसको खा रहा है, ये इसका हनन कर रहा है, इस तरीके से ये चलता रहता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेर की, तो एक शिकारी भी है, जंगल का किंग भी इसे बोला जाता है। इसकी मांसपेशियां ताकतवर होती है। शेर अपने पैने नखों से किसी भी शिकार को मार गिराता है। दौड़ते समय शेर अपने नाखूनों के बीच अंदर खींच लेता है, अपने नखों को अंदर खींच लेता है, इसीलिए कोई आवाज किए बिना दौड़ता या चलता रहता है। शेर का शरीर पीलापन लिए भूरे रंग का होता है और सूखी घास एवं पत्थरों के रंग से मेल खाता है, इसलिए अपने शिकार को आसानी से नजर नहीं आता है। शेर की आंखें सिर पर सामने की ओर होती है, जिससे वह आगे बहुत दूर तक देख सकता है। ये शेर की बात हो गई। इसी तरीके से बाघ की भी बताई हुई है। बाघ भी एक जबरदस्त शिकारी ही है। इसके शरीर की काली धारियां इसके शिकार को लंबी घास जैसी लगती है। और आगे हम लोग बात करते हैं हिरण की, तो हिरण जो है बहुत तेज दौड़ता है, फुर्ती से दौड़कर अपनी जान बचा लेता है। देखो, हिरण के पास अपने को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो भागकर अपनी सुरक्षा यहाँ पर कर सकता है। हिरण की सुनने की शक्ति भी प्रबल होती है, ताकि दूर से यदि शेर भी आ रहा है तो उसकी आहट को भी वो समझ सकता है, जिससे वह आने वाले खतरे को भांप लेता है। हिरण की आंखें सिर के बगल में होती है, इसलिए हिरण अपने पीछे से आने वाले शिकारी को भी देख लेता है। अब ये तो बात हो गई कुछ जानवरों की। अब कुछ जलीय जीव की हम लोग बात कर लेते हैं। मछली अपने धारा रेखी शरीर के कारण आसानी से पानी में तैर लेती है। यह अपने गिल से पानी में विलय ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। बाबा ऑक्टोपस की हम लोग यदि बात करें, तो ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखी नहीं होता है, लेकिन यह अपने शरीर को किसी भी आकार का बना सकता है। ऑक्टोपस अपने शरीर का रंग आसपास के माहौल के अनुरूप ले लेता है, जिससे इसे छिपने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए स्याही जैसा द्रव भी छोड़ देता है। जैसे इसको किसी ने पकड़ लिया है तो ये लिक्विड फॉर्मेशन में बदल कर वहाँ से गायब हो सकता है। आगे हम लोग बात करें मेंढक की। मेंढक के पिछले के पैर लंबे होते हैं, जिससे इसे जमीन पर उछल कूद करने में मदद मिलती है। पिछले पैरों की अंगुलियों के बीच में झिल्ली होती है, जिसकी मदद से यह तैर पाता है। मेंढक अपनी चिपचिपी जीभ से जो अपना शिकार होता है उसको यहाँ पर पकड़ सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं जलीय पादप की। अब पानी के अंदर भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो जलीय पादप 3 प्रकार के होते हैं। कुछ पादपों की जड़ जो होती है तल से लगी हुई रहती है, बिल्कुल तली से वो जो पौधे लगे हुए रहते हैं, लेकिन पत्ती जल की सतह के ऊपर होती है। इन पौधों की डंठल जो होती है लंबी और खोखली होती है, क्योंकि उन्हें जमीन को भी टच करना है और उनकी पत्तियों को जो हमारी वो होती है पानी होती है उसके ऊपर भी दिखना है, तो ये इनके डंठल जो होंगे काफ़ी ज़्यादा लंबे और खोखले रहते हैं। कुछ पौधे पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए रहते हैं। इन पौधों की पत्तियां फीते जैसी होती है, जगह जगह से विखंडित होती है। इसमें पानी की धारा से भी पत्तियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। कुछ पौधे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इन पौधों के पत्ते अक्सर बड़े आकार के होते हैं। ये पत्ते काफ़ी ज़्यादा स्पंजी होते हैं और इनके ऊपर मोम की परत चढ़ी हुई रहती है। तो ये 3 प्रकार के पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधे होते हैं। एक तो ज़मीन से लगा हुआ और उसकी पत्तियां सतह पर रहेगी, एक सतह पर तैरते हुए रहेंगे, और तीसरे होते हैं जो बिल्कुल डूबे हुए रहते हैं, तो उनकी पत्तियां भी फिर उसी प्रकार से होती है, उनको पानी से कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन हम लोग हमारी देखेंगे जैसे नॉर्मल पेड़ पौधे होते हैं, तो बहुत समय तक यदि पानी भी गिर रहा है तो वो पत्तियां वहां पर सड़ जाती है, लेकिन इन जलीय पादप के साथ ऐसा कोई भी केस नहीं होता है। अब देखो, कुछ बेसिक से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। आवास क्या है? तो आवास का घर, आवास का अर्थ वही होता है वास स्थान जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं। कोई सजीव जिस स्थान पर रहता है वह उसका आवास स्थल कहलाएगा। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित क्यों है? तो बहुत सारे रीजन अभी हमने देखे थे। पत्तियां छोटी कांटों जैसे आकार की होती तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है। कैक्टस तने की पत्तियां जो है तने में जो उनकी संरचना रहती है उसमें ये रूपांतरित कर लेते हैं।
पत्योदीसी संरचना में इनका रूपांतरण हो जाता है, स्पंजी होते हैं, मोटी मोम की परत इनके ऊपर रहती है ताकि वाष्पोत्सर्जन हो नहीं पाए और जल संरक्षण करने में इनको मदद मिले। जड़ी काफ़ी गहरी होती है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ज़मीन में ज़्यादा गहराई पर जाकर पानी को ले लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन इस तरीके से ब्लैंक में दिए हुए हैं, आपको सिर्फ फिल करना है यहाँ पर। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं। अभी हमने देखा था अनुकूलन की परिभाषा में कि जहाँ पर व्यक्ति निवास कर पाता है वो उसी के अनुकूलित होता है या कोई भी जीव निवास कर पाता है, तो वही डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे अनुकूलन को। दूसरा आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को क्या कहा जाता है। स्थल पर जो रहेंगे उन्हें स्थलीय आवास कहेंगे और जल में जो रहते हैं उन्हें जलीय आवास बोला जाता है। वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु पाए जाते हैं उन्हें उनका जलीय आवास कहा जाता है। मृदा, जल और वायु किसी आवास के किस प्रकार के घटक हो सकते हैं। मृदा, जल और वायु किसी भी आवास के अजैव घटक है, क्योंकि इनमें जान नहीं होती। सजीव और अजीव की बात करें तो ये अजैव घटक के अंदर आएंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम लोग अपनी क्रिया दे रहे हैं उसे हम लोग क्या उद्दीपक बोल सकते हैं क्या। डेफिनेटली इसका आंसर यहाँ पर होगा हमारा उद्दीपक। हम उद्दीपक के प्रति क्या देते हैं, अपनी अनुक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उद्दीपक। चलिए अब हम लोग कुछ एनिमल्स के बारे में यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। एनसीईआरटी समरी से जितनी भी जानकारी एनिमल्स की मिलती है उन्हें हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। नागपुर के लोग जो है दाल में चीनी डालकर खाते हैं। इवन आप पूरे गुजरात को भी देखोगे, नागपुर के साथ साथ आप गुजरात को भी देखोगे तो वहाँ पर अधिकतर जितनी भी सब्जियाँ होती है उनमें शक्कर डालकर खाया जाता है। ये वहाँ का एक ट्रेंड आप मान सकते हो। तो आप अपने एमपी, राजस्थान के और वहाँ जाकर खाना खाओगे तो आपको वहाँ की सब्जी बिल्कुल नहीं जमेगी। इसे यहाँ पर नागपुर महाराष्ट्र की बात की जा रही है। अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है जिन्हें मुद्रा और भाव कहा जाता है। जैसे कि कल मॉर्निंग वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि भरतनाट्यम और जितने भी डांस किए जाते हैं इनमें हाथ पैरों की मुद्राओं का बहुत ध्यान रखा जाता है कि आप कैसे बना रहे हो अपनी मुद्राएं। तो डांस में इन चीज़ों का और आपके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं इनका बहुत ध्यान रखा जाता है, जैसे कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, इन सब में। और बात करते हैं, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अगला पॉइंट है, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ये पक्षियों की कुछ नई बात होगी। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है। इसमें कुछ निकीली चीज़ें जो निकीली चीज़ें होती है उसके माध्यम से बिंदुओं को उभारा जाता है ताकि जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं वो आसानी से इसको छूकर महसूस कर पाए। ठीक है, उंगलियों के सहारे इनको पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल के द्वारा, जो कि फ्रांस के थे, उनके द्वारा बनाई गई थी, तो उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम पड़ गया ब्रेल लिपि। 6 यहाँ पर रहती है, 6 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से इसको डिफाइन किया जाता है, बच्चे इसको छूकर महसूस करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लुइस ब्रेल के साथ हुआ क्या था। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उनका पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्हीं ने एक नया तरीका ईजाद किया और इस तरीके से छूकर पढ़ने वाली लिपि का आविष्कार किया। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब इसे कंप्यूटर पर भी आप लिख सकते हैं। अगर आप बच्चों को बेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे तो वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये बात हो गई यहाँ तक हमारी ब्रेल लिपि की। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में बर्तन जो है चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे, पत्थर और चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। ये बर्तन आप यहाँ पर देख पा रहे हो। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। कहवा चाय कहाँ पर बनाई जाती है? श्रीनगर में बनाई जाती है। डल झील कहाँ पर है? ये कहवा चाय हमारी डल झील। आपसे पूछा जाए डल लेक या डल झील कहाँ पर है, तो डल झील हमारी श्रीनगर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। शिकारा नाम की जो नाव है वहाँ से टूरिस्ट जो है डल लेक में एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो जिस नाव में बैठते हैं उस नाव को क्या बोला जाता है? उस नाव को बोला जाता है शिकारा। ठीक है, वो किस तरीके की दिखती है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके की दिखती है, शिकारा बोला जाता है इस नाव को। चलिए, हाउस बोट कहाँ पर पाई जाती है? तो हाउस बोट भी श्रीनगर में पाई जाती है। वहाँ पर लोग उसके अंदर निवास करते हैं। कुछ ऐसे ही 1-2 दिन के लिए जब घूमने जाते हैं तो उसके अंदर निवास करते हैं, और कुछ अपने जीवन यापन के लिए भी उसके अंदर निवास करते हैं। ठीक है, पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों के खाने से बचाता है। यहाँ पर पक्षी क्या करता है? कीड़ों को खा लेता है, और वो जो कीड़े फल को खा रहे होते हैं उसको बचाने से यहाँ पर मदद मिलती है।
बज्जू नामक गांव जो है राजस्थान में है। मैप में समझने के लिए बच्चों को सिंबल की ज्ञान होना या सिंबल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर बच्चों को सिर्फ मैप में किसी भी गांव को नक्शा कैसे देखा जाता है ये जानकारी यहाँ पर दी जाती है। रीयूज़ वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूकता मिलती है। आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो आपको सब्जेक्ट के नीचे कोई भी चैप्टर दिया रहता है उसके नीचे लाइन खींचकर जो शिक्षण के लिए बताया जाता है ना कि टीचर को ये चीज़ बच्चों को एक्सप्लेन करनी होगी, वहाँ पर दी हुई है। हम लोग देखते हैं कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल होता है, तो हम लोग बच्चों को यहाँ पर पानी का रीयूज़ करना सिखाते हैं। उसके बारे में बच्चों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि आपने क्या कभी अपनी लाइफ में पानी का रीयूज़ किया है। इस तरीके से बात बच्चों से की जाती है। देखो, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंग हू फेन कहा जाता है। ये आपका सीटेट का बहुत फेमस क्वेश्चन आपसे हमेशा बनता है, ये कभी आपका मैच दी कॉलम में बनाकर दे दिया जाता है कि सही मिलान करिए। तो हांगकांग में स्नैक खाए जाते हैं और इसका जो सूप बनता है उसे लिंग हू फेन कहा जाता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं और गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है। ये दोनों हल्का सा डिफरेंस है। गोवा में आपको पता ही है, गोवा जाओगे तो नारियल के पेड़ ही देखने को मिलेंगे, तो नारियल के तेल में मछली को और कश्मीर में सरसों के तेल में। ठीक है, फिर टैपियोका की बात करते हैं। देखो, टैपियोका किस तरीके का दिखता है, इस तरीके का ये दिखता है, ऊपर पिक्चर है इसका, ये रहा टैपियोका। इस तरीके का दिखता है, केरल के हर घर के बाहर आंगन में आप इसको देख सकते हो। देखो, टैपियोका जो एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। और वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। गिद्ध और वल्चर क्या होते हैं, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, इसे बोला जाता है हाउस बोट। शिकार आपने अभी देखा था, ऊपर था, जो हम लोग डल झील में जाते हैं तब घूमने के लिए आनंद लेते हैं, और ये है हाउस बोट। ये पूरा का पूरा एक घर ही है जो किसके ऊपर बनाया गया है, नाव के ऊपर बनाया गया है। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमिंग बर्ड की जो चोंच होती है, हमिंग बर्ड जो है, इसकी चोंच सुई की नोक की तरह होती है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। इस तरीके से इसकी चोंच होती है, काफ़ी ज़्यादा बहुत छोटा पक्षी होता है और चोंच इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। असम के जो घर हैं ज़मीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर होते हैं और ये घर जो है बांस के बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखो आप, इस तरीके से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ताकि जब भी बाढ़ आती है तो इन घरों को कोई भी नुकसान यहाँ पर ना पहुँचे। उसके बाद यदि हम लोग बात करें, मनाली में जो पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, दोनों से यहाँ पर घर बनते हैं और यहाँ पर बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है, तो इसी प्रकार से घरों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में आपको पता है मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार की मड यानी कि जो गीली मिट्टी होती है उसके घर बनाए जाते हैं और छत कटीली झाड़ियों की यहाँ पर बनाई जाती है। राजस्थान के लोग जो हैं वो टैंक को टंका बोलते हैं। जो उनका टैंक होता है पानी का, जहाँ पर वो पानी स्टोर करते हैं अपने आंगन में, उसे ये टंका बोलते हैं। और राजस्थान के लोग नॉर्मली अपने घर के आंगन में पानी गड्ढा करके उसको स्टोर करते हैं, क्योंकि पानी वैसे ही बारिश बहुत कम होती है तो वो उसे सेव करने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है, राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और उसका अपने दैनिक जीवन में वो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स की। इसके अगले सेशन में हम लोग इसके आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। सभी प्रकार के घरों के बारे में हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।